गांव में सुबह की ठंडी हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। हवेली के अंदर सुधा की सांसें तेज हो रही थी, पेट में भूख के तेज दर्द से। रंजीत ने रसोइये को साफ हिदायत दे दी थी, सिर्फ मेरे और रंजीत के लिए खाना बनेगा। अगर उस कलमुही को एक रोटी भी दी तो नौकरी से हाथ धो बैठोगे। ये था रंजीत का नया हथियार, भूख। वो चाहता था कि सुधा घुटने टेक दे, माफी मांगे और फिर से उसकी गुलाम बन जाए। लेकिन सुधा के दिल में कुछ और ही चल रहा था। उसने अपने आप से कहा कि भूखे मर जाना, पर उस आदमी के हाथ की रोटी मत खाना जिसने तुम्हारी रूह बेची हो। और फिर उसने कुछ ऐसा किया जिसकी रंजीत ने कल्पना भी नहीं की थी। हवेली के पिछवाड़े में टूटी ईंटों और मिट्टी से उसने एक छोटा सा चूल्हा बनाया। ये कोई साधारण चूल्हा नहीं था, ये था उसका बागी चूल्हा, उसकी आज़ादी का प्रतीक। जब धुआं उठा तो पूरे गांव में खबर फैल गई। काकी दौड़ती हुई आई, हाँपती हुई बोली, थोड़ा सा बाजरा है बिटिया और गुड़ की डली है। गांव भर में खबर फैल गई है कि रंजीत बबुआ ने तुम्हारा दाना पानी बंद कर दिया है। हम गरीब लोग हैं भाभी, हवेली जैसा 56 भोग तो नहीं दे सकते, पर अपनी बिटिया को भूखा नहीं मरने देंगे। काकी की आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में दृढ़ता थी। सुधा ने काकी का हाथ पकड़ा। उस स्पर्श में सिर्फ ममता नहीं, बल्कि एक नई ताकत थी। रसोइया भी चुपके से आया और बोला, निकाल दें, ऐसे पत्थर दिल आदमी की नौकरी करने से अच्छा है भीख मांग लेना। रख लो बिटिया, ये खैरात नहीं है, हक है। जब तुम्हारे दिन फिरेंगे तब लौटा देना। उस रात सुधा ने बाजरे की रोटी खाई, लेकिन उसका स्वाद किसी राजसी भोज से कम नहीं था, क्योंकि ये प्रेम से बनी थी, स्वाभिमान से परोसी गई थी। अगली सुबह जब सुधा हवेली के मुख्य हॉल की सफाई कर रही थी तो रंजीत हैरान होकर आया। क्या हो रहा है यहाँ? अब क्या नौकरानी का काम शुरू कर रही हो? कहो तो मुनीम से पगार बंधवा दूं? उसकी आवाज में तंज था, लेकिन सुधा के चेहरे पर एक अजीब सा आत्मविश्वास था। सफाई कर रही हूँ, कल से यहाँ पाठशाला खुलेगी। रंजीत की हंसी गूंजी पूरे हॉल में। पाठशाला? तुम? अरे जिसने 10 साल से घर की चौखट नहीं लांगी वो मास्टरनी बनेगी। लेकिन सुधा का जवाब उसे चुप कर गया। पति ने नहीं छोड़ा, पति पीछे छूट गया है। और गांव वाले अपनी बेटियां भेजेंगे रंजीत बाबू, क्योंकि वो जानते हैं कि अनपढ़ रहने का अंजाम क्या होता है। मैं उन्हें क ख ग नहीं, जीना सिखाऊंगी। रंजीत का चेहरा लाल हो गया। उसने धमकी दी, देखता हूं कौन आता है। मैं भी गांव में मुनादी करवा दूंगा कि जो भी इस औरत के पास आएगा, हवेली से उसका हुक्का पानी बंद। सुधा मुस्कुराई। डर की उम्र कम होती है रंजीत बाबू, भूख और उम्मीद की उम्र बहुत लंबी होती है। पहले दिन कोई नहीं आया। सुधा अकेली बैठी रही, दरी बिछाकर, स्लेट और चौक तैयार करके। दूसरे दिन भी वही हाल। तीसरे दिन उसका दिल बैठने लगा। क्या वाकई रंजीत की धमकी काम कर गई थी? क्या गांव वाले डर गए थे? लेकिन चौथे दिन सुबह एक छोटी सी आवाज सुनाई दी। मास्टर जी। दरवाजे पर खड़ी थी मुनिया, काकी की 7-8 साल की पोती। उसकी आंखों में डर था, लेकिन जिज्ञासा भी। अंदर आ जाओ मुनिया। सुधा की आवाज में खुशी छुपी नहीं रह सकी। मुनिया धीरे धीरे अंदर आई। दादी ने भेजा है, कहा है रंजीत बाबू से छिप कर जाना, पर पढ़ना जरूर। दादी कहती हैं अनपढ़ रहोगे तो गोबर ही पात होगी। सुधा ने मुनिया को दरी पर बिठाया, फिर स्लेट पर अ लिखा। बोलो, अ से अपना अधिकार। मुनिया ने झिझकते हुए कहा, अ से अधिकार। उस आवाज में एक नई शुरुआत की गूंज थी। धीरे धीरे और लड़कियां भी आने लगी। पहले 1, फिर 2, फिर 3। देखते ही देखते 5 लड़कियां उस दरी पर बैठी थी। सभी गरीब घरों की, सभी के माता पिता मजदूर या छोटे किसान थे, लेकिन सभी की आंखों में एक सपना था, पढ़ने का, कुछ बनने का। सुधा ने उन्हें सिर्फ अक्षर ही नहीं सिखाए, बल्कि जीने का हुनर भी दिया। हर अक्षर के साथ एक कहानी, हर शब्द के साथ एक सबक। रंजीत ये सब देखकर बौखला गया था। उसकी धमकियां बेकार साबित हुई थीं। गांव की गरीब औरतों ने उसके डर को हराकर अपनी बेटियों को पढ़ने भेजा था। ये उसके अहंकार पर सीधा हमला था। वो समझ गया था कि सुधा अब वो कमज़ोर औरत नहीं रही जिसे वो दबा सकता था। उसने अपनी हार को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और एक नई साजिश रचने लगा। उस शाम जब सुधा ने अपनी छोटी सी पाठशाला बंद की तो उसका दिल गर्व से भरा हुआ था। आज उसका पेट भले ही आधा भरा था, लेकिन रूह पूरी तरह तृप्त थी। उसने रंजीत की दी हुई सज़ा को अपना अवसर बना लिया था। वो अब सिर्फ रंजीत की पत्नी नहीं थी, बल्कि 5 लड़कियों की मास्टर जी थी।
उसकी पहचान बदल गई थी, उसका मकसद मिल गया था। लेकिन रंजीत का गुस्सा अब खतरनाक मोड़ ले रहा था। वो जानता था कि अब उसे सुधा को हराने के लिए कोई और तरीका अपनाना होगा। उसके दिमाग में एक पुराना खत कौन था? केशव का खत। वो मुस्कुराया, लेकिन ये मुस्कुराहट में कोई खुशी नहीं थी। ये थी बदले की मुस्कुराहट। अगला युद्ध अब सुधा के चरित्र पर होने वाला था, और रंजीत इस बार हारने को तैयार नहीं था।